अरे वाह, तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत अच्छी सीख दी है तुम्हें। तो अब तुम्हें किस प्रकार की अपेक्षा है मुझसे? महारानी, यदि आपके अधिकार में हो तो आप मुझे राजमहल में ही कोई कार्य करने के लिए दासी बना लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगी। इतनी सुंदर कन्या और दासी बनेगी? तुम्हारा सौंदर्य तो कुदरत की देन है तुम्हारे लिए, और तुम दासी का कार्य करना चाहती हो? महारानी, आपने मेरी प्रशंसा की, ये मेरा सौभाग्य है, परंतु केवल सौंदर्य से कुछ नहीं होता। मुझे अभी काम की अधिक आवश्यकता है। ठीक है पुत्री, मेरे पास तुम्हारे लिए दासी का काम नहीं है, परंतु तुम रोज महल में आकर मेरी केश सज्जा और मेरे प्रसाधन का कार्य करो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे तुम्हारी तरह ही सुंदर बना दोगी। अवश्य महारानी। महारानी, आप तो पहले से ही इतनी सुंदर हैं, परंतु आपका सौंदर्य प्रसाधन करने का अवसर तो मेरे लिए अपनी योग्यता सिद्ध करने में सहायता करेगा। मैं कल से सुबह आकर आपको तैयार करूंगी। मीना को काम मिल जाता है। मीना अब रोज आकर महारानी दीवदया का प्रसाधन करने लगती है। मीना के प्रसाधन के बाद महारानी जीवदया पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगती है। महाराज भी महारानी की केश सज्जा और सौंदर्य देखकर खुश हो जाते हैं। मीना, महाराज भी मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि तुमने मेरा सौंदर्य प्रसाधन किया है, तब उन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि महारानी, आप चंद्रमा की तरह सुंदर हैं, परंतु किस कन्या ने आपका प्रसाधन करके आपको शरद पूर्णिमा के चंद्र की तरह और अधिक सुंदर बना दिया है? ये तो महाराज की उदारता है महारानी, आप तो पहले से ही सुंदर हैं। तभी मालिनी वहाँ आती है। माता, मुझे आपसे इसी विषय में बात करनी है। मैं मालिनी से विवाह नहीं कर सकता। मुझे मीना बहुत पसंद है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसी के साथ विवाह करूँगा। आप तो उसे इतने दिनों से देख रही हैं। वो कितनी सुंदर और सरल स्वभाव की है। आदित्य की बात सुनकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। हाँ, एक दासी से प्रेम और विवाह? नहीं राजकुमार आदित्य, आपका और मेरा विवाह निश्चित हो गया है और मैंने आपको मन से अपना वर मान लिया है। आपका विवाह तो मुझसे ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मालिनी आती है। अरे मीना, सुना है कि तुम महारानी की बहुत अच्छी केश सज्जा करती हो। मैं राजकुमारी मालिनी हूँ, मेरा भी प्रसाधन कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। अवश्य राजकुमारी मालिनी। मीना राजकुमारी मालिनी का प्रसाधन कर देती है। मालिनी भी बहुत सुंदर दिखने लगती है। अच्छी केश सज्जा की है तुमने, परंतु फिर भी इतना सजने के बाद भी मैं तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं दिख रही हूँ। नहीं राजकुमारी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे पास तो आप जैसे वस्त्र आभूषण नहीं है। आपका सौंदर्य आपके वस्त्र और आभूषणों से और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये बात तो है। महारानी मेरी माता की सहेली है, इसलिए मेरा हमेशा राजमहल में आना जाना रहता है। अब से जब भी यहाँ आऊँ तो मुझे ऐसे ही तैयार करना। मालिनी मीना से प्रेम से बात करके उससे अपना परिचय बढ़ाती है। एक दिन मालिनी भोजन लेकर आती है और मीना, ये लो भोजन खा लो, उसके बाद मुझे तैयार करना। मीना भोजन का एक निवाला लेती है। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है। मीना अपना भोजन उस कुत्ते को देती है। कुत्ता जैसे ही खाता है, जमीन पर गिरकर मर जाता है। अरे, ये क्या हुआ? ये कुत्ता तो मर गया। अर्थात राजकुमारी मालिनी मुझे मारना चाहती हैं। उन्हें पता चल गया है कि राजकुमार मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे सचेत रहना होगा। अगले दिन महारानी, मैं आज आपके बालों पर गजरे लगाने का विचार कर रही थी, यदि आपको अच्छा लगे तो। हाँ, क्यों नहीं, परंतु गजरे तो नहीं है। कोई बात नहीं महारानी,
राजमहल के बगीचे में कई प्रकार के फूल हैं। मैं वहीं बैठकर फूलों की गजरे बना देती हूँ। मीना बगीचे में आती है और फूलों के गजरे बनाना शुरू कर देती है। मीना गजरे बना रही थी कि तभी वो देखती है कि एक वृक्ष पर सुंदर पंछी बैठा हुआ है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है ये। सत्य में ये वृक्ष, फूल और पक्षी तो हम मनुष्यों के लिए कुदरत की देन है। इस पक्षी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अवश्य मादा पक्षी है और शीघ्र ही उसके अंडे देने वाली है। मुझे इसके रहने के लिए घोंसला का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा विचार करके मीना उस वृक्ष की एक डाल पर सुंदर सा घोंसला बना देती है। पक्षी घोंसले में आकर बैठ जाता है और मधुर स्वर निकालता है। अरे वाह, तुम तो बोलते भी बहुत सुंदर हो। कितनी मधुर वाणी है तुम्हारी। अब तुम यहीं रहो, अपना परिवार बढ़ाओ। मीना गजरे बनाकर महारानी के पास ले आती है। उसका प्रसन्न चेहरा देखकर, क्या हुआ मीना, तुम्हारा चेहरा तो बहुत प्रसन्न लग रहा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने बगीचे में? महारानी, मैं आपका प्रसादन पूर्ण कर लूं, उसके पश्चात आप स्वयं जाकर देख लीजिए। आपका भी चेहरा प्रसन्न हो जाएगा। मीना महारानी जीवदया को उस घोंसले के पास ले आती है। देखिए महारानी, कितना सुंदर पक्षी है ये। हाँ मीना, ये पक्षी तो सत्य में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। और इसका घोंसला ये अवश्य तुमने बनाया होगा, है ना? हाँ महारानी, ये घोंसला मैंने इस पक्षी के लिए बनाया है। शीघ्र ही ये मादा पक्षी अपने अंडे इस घोंसले में डालेगी और फिर इसके बच्चे होंगे। उन बच्चों के मधुर स्वर से ये बगीचा गूंज उठेगा। हमें वृक्षों और इन पक्षियों का रक्षण तथा संवर्धन करना चाहिए महारानी। मीना, कुदरत के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। महारानी, कई प्रकार के पक्षी वृक्षों पर रहकर उन वृक्षों को नष्ट करने वाले जीव कीड़ों को खाकर उस वृक्ष की रक्षा करते हैं। वृक्ष भी अपनी डाल पर उनके घोंसलों को स्थान देता है। ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें दोनों का एक साथ विचार करना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि यदि कुदरत ने हमें ये वृक्ष और पक्षी प्राणियों की देन ना दी होती तो मनुष्य का जीवन कितना निराश हो जाता। तुम केवल दिखने में सुंदर नहीं हो पुत्री, तुम्हारा हृदय भी उतना ही सुंदर और कोमल है। राजकुमार आदित्य सत्य कह रहे थे, इस राज्य की पुत्र वधू तुम्हारी जैसी ही होनी चाहिए, जो सभी जीवों के लिए एक समान प्रेम रखती हो। मैं तुम्हारे और आदित्य के विवाह को मेरी सम्मति देते हुए दोनों के संबंध को स्वीकृति देती हूँ। महारानी, परंतु मैं गरीब मछुआरे की पुत्री हूँ। मेरा और इस राजघराने का मेल कैसे हो सकता है? पुत्री, संबंध आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, मनुष्य के मन की स्थिति को देखकर जोड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि महाराज भी इस विवाह को अवश्य अनुमति देंगे। हमारे महाराज कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, वो केवल मनुष्य के स्वभाव और उसकी उदारता को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार आदित्य और मीना का विवाह संपन्न हो जाता है। मीना को अपनी बहू बनाने के बाद महारानी मनोज का एक बहुत बड़े वैद्य से इलाज करवाती है। कुछ दिनों के इलाज के बाद मनोज ठीक हो जाता है। मीना राजमहल में अपनी सभी संबंधियों के साथ सुख से रहने लगती है।